जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग साइंस का सेट नंबर 64 को करेंगे। उससे पहले जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेजबल पीडीएफ पर अपलोड कर दिया गया है। और जो भी पिछला वीडियो नहीं देखें, चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के पिछला वीडियो देख लें। डेली साइंस प्रैक्टिस सेट नाम से प्लेलिस्ट बना दिया गया है, ठीक। उसमें जो आपको सारा वीडियो सीरियल वाइज अरेंज कर दिया गया है। तो चलिए आज के पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि प्राचीन चट्टानों की उम्र पता लगाया जाता है कैसे। देखिए, प्राचीन चट्टान जो है उसका उम्र कैसे पता लगाया। देखिए, कुछ अनुप्रयोग है उसको आप ध्यान में रखते हैं। देखिए, पहला है आपको कि कार्बन अणु की गणना, यानी कार्बन अणु की गणना कैसे किया जाता है। यानी कि कार्बन अणु की गणना जो है आपको जीवाश्म जीवाश्म यानी कि मृत जीव अथवा वनस्पति की आयु ज्ञात करें। मतलब कार्बन आयु की गणना, मतलब कार्बन आयु गणना से क्या प्राप्त किया जाता है, तो आपको जीवाश्म और मृत अथवा की वनस्पति आयु ज्ञात किया जाता है। यूरेनियम लेड आयु गणना से क्या किया जाता है, तो इसमें क्या जाता है कि यूरेनियम डेंटिंग से पृथ्वी एवं प्राचीन चट्टानों की आयु ज्ञात की जाती है। मतलब पृथ्वी एवं प्राचीन चट्टान की आयु, प्राचीन चट्टान की आयु पूछेगा तो यूरेनियम डेंटिंग हो जाएगा। और देखिए, रूबिडियम स्ट्रोंशियम आयु गणना की रूबिडियम और स्ट्रोंशियम डेंटिंग से क्या कहता है, तो चट्टानों एवं खनिजों की आयु ज्ञात किया जाता है रूबिडियम से। और पोटेशियम आर्गन आयु गणना, यानी कि पोटेशियम आर्गन डेंटिंग से क्या किया जाता है, तो भूगर्भिक चट्टानों यानी भूगर्भिक चट्टानों की आयु ज्ञात किया जाता है, ठीक ना। यहाँ हमसे क्या पूछा है कि प्राचीन चट्टानों की उम्र पता लगा। देखिए, प्राचीन चट्टानों का उम्र किससे पता लगता है, तो यूरेनियम लेड आयु गणना यानी कि यूरेनियम लेड डेंटिंग से किया जाता है, ठीक ना। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका उत्तर, ठीक। अगला प्रश्न है कि परमाणु संलयन प्रक्रिया है स्वचालित रूप से होती है किस में, स्वचालित रूप से किस में होता है। देखिए, परमाणु संलयन प्रक्रिया का देखिए सबसे पहले उदाहरण है। देखिए, एक आपको सूर्य हो गया, ठीक, एक हाइड्रोजन बम हो गया, ठीक, हाइड्रोजन बम, ठीक। और ये सूर्य जो है आपको, सूर्य ये क्या होता है, स्वचालित होता है, ठीक ना। इससे कोई स्विच दबाने जाता है नहीं ना, अपने आप नहीं ये चलता है, तो ये स्वचालित हो गया। ये क्या हो गया, स्वचालित, ठीक, ये अपने आप चलता है। और ये हाइड्रोजन बम जो है ये स्वचालित नहीं होता है, ठीक ना। देखिए, हमसे क्या पूछा है कि परमाणु संलयन प्रक्रिया स्वचालित रूप से किस में होती है, तो स्वचालित रूप से सूर्य में होती है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो चलिए अगला प्रश्न है कि एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो इसमें देखिए, सांद्र क्या होता है। सांद्र मतलब होता है कि मोटा अम्ल यानी कि गाढ़ा है, ठीक ना। कोई अम्ल मोटा या गाढ़ा है तो इसे तनु यानी कि पतला करना है। तो पतला करना है तो इसमें क्या करेंगे, देखिए इसमें क्या करेंगे, हम पानी मिला देंगे। देखिए कैसे पानी मिलाएंगे, ध्यान में रख देना है। देखिए, पहले पानी रहेगा, ठीक है, पानी में हम एसिड को मिलाएंगे, ठीक ना। तब होगा ये सही होगा, ठीक ना। लेकिन अगर जब हम एसिड में पानी को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, जब एसिड में हम पानी को मिला देंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर आग लग जाएगा, ठीक ना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है तनु अम्ल में पानी मिला देंगे। तनु अम्ल में जब हम पानी मिला देंगे तो क्या, ये क्या हो जाएगा, आपको ये आग लग जाएगा। यानी कि अम्ल में पानी मिलाना है, नहीं कि पानी में हमें मिलाना है, ठीक ना। सांद्र अम्ल में पानी मिला देंगे, नहीं, ये भी नहीं होगा। सबसे पहले अम्ल में पानी और फिर पानी में अम्ल, नहीं, ये भी नहीं होगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी है, पानी में सांद्र अम्ल को मिला देंगे तो ये तनु हो ही जाएगा, ठीक ना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, पानी में सांद्र अम्ल को मिला देंगे, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि पानी में घुलने पर निम्न में से कौन सा एसिड H+ आयन देता है। देखिए, सबसे पहले देखिए एसिड का गुण क्या होता है। देखिए, एसिड का गुण होता है कि वो हमेशा H+ आयन देगा ही। लेकिन जो एसिड जो है ना आपको ज़्यादा H+ आयन देगा, जो एसिड आपको ज़्यादा H+ आयन देगा वो क्या हो जाएगा, आपको परवल एसिड, ठीक। और जो देगा आपको कम H+ आयन देगा, तो H+ आयन सभी, लेकिन ये जो कम H+ आयन देगा वो क्या हो जाएगा, आपको दुर्बल अम्ल हो जाएगा, ठीक ना। देखिए, दुर्बल अम्ल में क्या होता है, जितना भी कार्बनिक अम्ल है टोटल जो है ना आपको दुर्बल अम्ल, मान लीजिए कि उस अम्ल में जो है ना आपको कार्बन होना चाहिए, ठीक है, तो कार्बन होगा तो वो दुर्बल अम्ल होगा, यानी कि उसमें कम H+ आयन देगा हमको। देखिए प्रश्न में क्या कहा है कि पानी में घुलने पर निम्न में से कौन सा एसिड कम H+ आयन देगा, यानी कम दे रहा है, यानी कि ये क्या है, दुर्बल अम्ल है। दुर्बल अम्ल मतलब क्या है कि एक प्रकार से कार्बनिक अम्ल है। देखिए अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए नंबर में दिया है कि HNO3, यानी कि ये क्या है, HNO3 है, ये कार्बनिक नहीं है, तो ये नहीं होगा, ये तो ज़्यादा ही H+ आयन देगा। देखिए सी है H2SO4, ये भी कार्बनिक नहीं है तो ये भी ज़्यादा H+ आयन देगा। HCl भी क्या है, आपको परवल अम्ल है तो ये भी ज़्यादा H+ आयन देगा। लेकिन देखिए CH3COH जो है इसमें देखिए कार्बन है, यानी कि यहाँ कार्बनिक अम्ल है ये, तो कार्बनिक अम्ल है क्या होगा, कम H+ आयन देगा। तो इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, CH3COH। चलिए अगला प्रश्न है कि जब लिटमस विलयन ना तो अम्लीय हो और ना ही क्षारीय हो तब इसका रंग कैसा होता है। देखिए सबसे पहले देखिए लिटमस पत्र जो होता है आपको, लिटमस पत्र ये किस चीज़ का बना होता है, तो लिटमस पत्र जो आपको ये लाइकेन का बना होता है, ठीक ना।
लाइकेन का बना होता है। और इसका जो रंग होता है, इसका मूल रंग जिसे हम कहते हैं मूल रंग, ना ही इस पर एसिड पड़ेगा ना ही क्षार पड़ेगा, इसका मूल रंग कैसा होता है, बैगनी होता है, ठीक ना। लेकिन जब देखिए हम लिटमस पत्र पर क्या करेंगे, एसिड डाल देंगे, तो एसिड डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपको ब्लू टू रेड कर देगा। यानी कि एसिड के लिए आपको याद रखना है ABR एक ट्रिक, ठीक, और बेस के लिए आपको याद रखना है BRB, ठीक। यानी क्या हुआ कि जब लिटमस पत्र पर जो एसिड पड़ेगा तो ये ब्लू टू रेड कर देगा, लेकिन जब बेस पड़ेगा तो ये आपको बेस पड़ेगा तो ये रेड टू ब्लू कर देगा, ठीक ना। यहाँ हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, तो क्वेश्चन हमसे पूछा है कि जब लिटमस पत्र ना तो अम्लीय हो और ना ही क्षारीय हो तो इसका रंग कैसा हो, यानी कि इसका मूल रंग पूछ रहा है, तो इसका मूल रंग क्या हो जाएगा, बैगनी हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर B में दिया हुआ है। अगर इस पर हम एसिड डाल देंगे तो एसिड डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, एसिड जो आपको ब्लू टू रेड कर देगा, लेकिन जब बेस डाल देंगे तो ये आपको BRB हो जाएगा, नहीं बेस क्या करेगा, रेड टू ब्लू कर देगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं कि धातु जिसे कुछ देर के लिए हवा में रखा जाता है उस पर जो हरे बेसिक कार्बोनेट की परत चढ़ जाती है, तो वह धातु कौन सा है। देखिए धातु कौन सा है जिसमें कि हरे कार्बोनेट परत का चढ़ता है, ठीक है। देखिए धातु क्या होता है, ये होगा आपको तांबा, तांबा, ठीक ना। तांबा में जो जंग लगता है, यानी कि जब इसे ये ऑक्सीकृत हो जाता है तांबा, तो इसमें कैसा रंग का बन जाता है, तो ये हरे रंग का बन जाता है, ठीक ना। तो ये ऑक्सीकृत होता है तो ये कौन सा बनता है, तो ये बनता है आपको H2S, यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड बनाता है, ठीक ना, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक ना। अब देखिए चांदी क्या करता है आपको, कि चांदी जो होता है, तो चांदी में जब जंग लगता है, यानी कि चांदी जब ऑक्सीकृत होता है तो इस पर कैसा होता है, तो काला रंग का परत जम जाता है, ठीक ना, काला रंग का। तो ये ऑक्सीकृत इसका हो जाता है किसके साथ, Ag2S, यानी Ag2S बनाता है ऑक्सीकृत होकर के, ठीक। जब देखिए होता है आपको क्या, तो लोहा, लोहा, लोहा जब ऑक्सीकृत होता है तो उस पर जो है ना आपको लाल भूरे रंग का जो है ना, लाल भूरे रंग का एक परत चढ़ जाता है, ठीक ना, जो कि क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण के बाद इसका फॉर्मूला होता है आपको Fe2O3 होता है, ठीक ना। ठीक हो गया, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि देर से हवा में रखा जाता है तो उस पर हरे बेसिक कार्बोनेट का परत, हरा रंग का परत चढ़ा है, ये क्या हो जाएगा, तांबा हो जाएगा। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर D हो गया, तांबा। तो चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से विषम का पहचान कीजिए। देखिए विषम को पहचान करते हैं, देखिए दिया हुआ है आपको सिलिकॉन, फास्फोरस, जर्मेनियम और आर्सेनिक। देखिए इसमें सब में देखिए सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, ये तीनों क्या है आपको कि उपधातु है, ठीक ना। लेकिन फास्फोरस क्या है आपको अधातु है, तो यही ना विषम हो गया। देखिए यहाँ देखिए सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, ये तीनों क्या है आपको उपधातु है। लेकिन आपको यहाँ क्या कहा है, विषम कहा है, तो विषम क्या है, फास्फोरस विषम है, क्योंकि फास्फोरस क्या आपको अधातु है। तो इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर D फास्फोरस हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी हेलोजन का क्वथनांक उच्चतम होता है। देखिए जब हम वर्ग में जो है आप ऊपर से नीचे आते हैं तो क्वथनांक क्या आता है आपको, बढ़ता है, ठीक ना। क्वथनांक क्या होता है, बढ़ता है। जब क्वथनांक बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या होगा, ऊपर वाला का क्वथनांक क्या हो जाएगा, कम होगा, और नीचे जो होगा सबसे उसका क्या होगा, अधिक होगा, ठीक ना। अब देखिए क्या हमसे पूछा हेलोजन बारे में, तो हेलोजन देखिए सबसे ऊपर में फ्लोरीन, तो फ्लोरीन का क्वथनांक सबसे कम हो जाएगा, उससे अधिक हो जाएगा क्लोरीन का, उससे अधिक ब्रोमीन का, उससे अधिक आयोडीन का, सबसे अधिक किसका हो जाएगा, एस्टेटिन का हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ हमको ऑप्शन में क्या दिया है, तो निम्नलिखित में से किस हेलोजन का क्वथनांक उच्चतम होता है। देखिए ऑप्शन A दिया है फ्लोरीन, ये फ्लोरीन तो इसका सबसे कम होगा, इतना ही होगा। ब्रोमीन, ब्रोमीन देखिए यहाँ है, देखिए क्लोरीन, क्लोरीन देखिए कहाँ है, तो क्लोरीन यहाँ है, ठीक। तो आयोडीन, आयोडीन देखिए यहाँ है, यानी कि इस समय कौन होगा सबसे अधिक, इसमें आयोडीन का होगा, ठीक ना। अगर एस्टेटिन रहता तो एस्टेटिन मारते हैं, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D आयोडीन हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि कार्बन के डैश अपरूपों को में कार्बन परमाणुओं की फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित, यानी कि फुटबॉल का आकार का संरचना किसका होता है, ये होता है आपको फ्लोरीन को, फ्लोरीन का इसे क्या कहते हैं, जियोडेसिक संरचना कहते हैं, ठीक। जियोडेसिक संरचना तो ये क्या होता है आपको, ये कार्बन 60 होता है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C कार्बन 60, कार्बन 60 हो गया। चलिए अगला प्रश्न है कि सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण क्या है। देखिए सितारों में जो प्लाज्मा बनता है ये आपको बनता है उच्च तापमान के कारण, ठीक। किस कारण बनता है, तो उच्च तापमान के कारण बनता है सितारों में प्लाज्मा। ये प्लाज्मा का जो है टेम्परेचर होता है ये आपको हमेशा जो है ना आपको 20,000 डिग्री सेल्सियस से क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, ठीक ना। और ये प्लाज्मा क्या है, तो ये पदार्थ क्या कैसा है, तो ये चौथी अवस्था है, ठीक ना। और इसमें जो है आपको पदार्थ क्या हो जाता है, आपको आयनीकृत हो जाता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने किया था। देखिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी जो है इसका खोज किया था आपको नॉल तथा रस्का ने। नॉल तथा रस्का एक विद्वान था, यानी कि वैज्ञानिक था, जो क्या किया था आपको इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज किया था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, नॉल तथा रस्का, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें जो है होमोडोंट दांत पाए जाते हैं। होमोडोंट, होमोडोंट दांत किसमें पाया जाएगा, तो ये मछली में पाया जाएगा होमोडोंट दांत। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर A हो गया। चलिए अगला प्रश्न है कि हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितना होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना होता है छोड़ी गई सांस में, तो 4% होता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि बंद खानों में दुर्घटना का कारण क्या होता है। बंद खानों में
बंद खौन में ये दुर्घटना हुआ है, ठीक ना, दुर्घटना। देखिए खौन में क्या होता है, देखिए खौन में दो प्रकार से विस्फोट होता है। देखिए पहला देखिए क्या होता है कि प्राकृतिक रूप से जब बंद खौन रहता है उसमें क्या होता है, आपको कार्बन मोनोऑक्साइड और प्लस ऑक्सीजन मिल जाता है तो विस्फोट होता है। लेकिन जब हम कृत्रिम रूप से कराते हैं उसमें दुर्घटना, इन घटना इसमें हम करते हैं खुद से यानी कृत्रिम रूप से, तो इसमें CH4 यानी मीथेन के साथ जो है ना आपको ऑक्सीजन मिलता है तो कृत्रिम रूप से होता है। लेकिन यहाँ हमको प्रश्न में क्या कहा है कि बंद खानों में बंद खान है, यानी कि कृत्रिम रूप से नहीं हुआ या प्राकृतिक रूप से ये दुर्घटना हो गया है। तो दुर्घटना में कारण किस कारण से इसमें विस्फोट होता है, तो इसमें विस्फोट होता है आपको कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि एक ध्वनि तरंग की गति 350 मीटर पर सेकेंड है। यदि इसकी तरंग दैर्घ्य 2 सेंटीमीटर है तो तरंग की आवृत्ति क्या हो जाए। देखिए तरंग की आवृत्ति, ये देखिए v बराबर एन लेमडा एक फार्मूला होता है। ठीक, यहाँ क्या है v क्या है आपको तरंग का चाल है, एन क्या है तो आवृत्ति है, लेमडा क्या है तो ये हो गया आपको तरंग दैर्घ्य हो गया। ठीक ना, यहाँ देखिए हमको क्या क्या दिया हुआ है, देखिए तरंग की गति नहीं v हमको दे दिया है 350 मीटर प्रति सेकेंड, और तरंग दैर्घ्य यानी कि लेमडा दे दिया हमको 2 सेंटीमीटर। अब लेमडा देखिए सेंटीमीटर में दिया है, यहाँ तरंग चाल दिया है मीटर पर सेकेंड में, तो 2 सेंटीमीटर को क्या करेंगे मीटर में बदलेंगे तो कितना आएगा 0.02 मीटर आ जाएगा। ठीक, अब देखिए हमसे क्या पूछा है, तो तरंग की आवृत्ति तो v बराबर एन लेमडा होता है, तो एन बराबर क्या हो जाएगा तो v बाय लेमडा हो जाएगा। ठीक, यहाँ एन हमको निकालना है, तो v कितना है तो v है आपको 350 मीटर पर सेकेंड, और लेमडा कितना है तो 0.02 है। देखिए दशमलव को उड़ाएंगे तो यहाँ 100 जाएगा। देखिए 2 से ये क्या कटेगा तो 17 दूनी 34 और एक बच गया 17, यानी कि 17,500 हर्ट्ज इसका आंसर आएगा। ठीक ना, इसका आवृत्ति क्या हो जाएगा 17,500 हर्ट्ज। देखिए किसी ऑप्शन में नहीं दिया, देखिए ऑप्शन नंबर ए में ही इसको कर लीजिए 17,500। ठीक, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 17,500 हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि रूट प्रतीकों के साथ लेंस फार्मूला क्या। देखिए लेंस फार्मूला क्या होता है कि लेंस फार्मूला होता है आपको 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ठीक ना, यही होता है आपको लेंस फार्मूला। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक ना, अगर दर्पण फार्मूला पूछता तो क्या हो जाता 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f हो जाता। ठीक ना, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी अगर 2.5 मीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी। यानी कि क्षमता क्या होगी, यानी P बराबर होता है आपको 1/f होता है, यानी पावर हमसे पूछा है तो यहाँ हमको फोकस दूरी दे ही दिया है 2.5 मीटर। देखिए P बराबर 1/f क्या होता है फॉर्मूला, जब मीटर में हो फोकस दूरी तब ये होता है। ठीक है ना, अगर सेंटीमीटर में रहता है तो P बराबर, इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम 100 पर भाग देते तो क्या होता, तो इस सेंटीमीटर में रहता है इसको मीटर में बदलने के 100 भागते तो ये सेंटीमीटर में अगर एफ रहेगा तो ये लगाएंगे। ठीक है ना, और मीटर में रहेगा तो 1/f लगा देंगे। ये हमको मीटर में ही दिया है 2.5, तो क्या इसको निकालते हैं। देखिए पी हमसे पूछा है पी बराबर 1/2.5। ठीक, 10 तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 25 5 दूनी 10 यानी कितना हो गया तो 5 दूनी हाँ 0.4 आ जाएगा, यानी कि 0.4 डायोप्टर होता है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 0.4 डायोप्टर। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन प्रयोग करने के लिए गलत होगा, इसमें से कौन सा है जो गलत होगा। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर ए है कि एक यौगिक जो है ना एक परमाणु का बना होता है। नहीं, देखिए एक यौगिक जो होता है हमेशा जो है ना ये 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया गलत हो गया, ये हमसे पूछा है कि गलत क्या होगा, तो इसका उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए अब सही वाला को देख लेते हैं, सही क्या है बी नंबर क्या है कि एक तत्व का एक मोल होता है। हाँ सही है, एक तत्व का क्या होता है एक मोल होता है, एक यौगिक का एक मोल होता है। हाँ एक मोल होता है। ठीक है, एक तत्व का एक परमाणु होता है, एक तत्व का तो एक परमाणु होता ही है। तो इसका उत्तर क्या जगह हमसे गलत पूछा है तो गलत ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि किसने सर्वप्रथम पेसमेकर का आविष्कार किया। देखिए पेसमेकर जो है इसका आविष्कार सर्वप्रथम क्या था, किसने, तो जॉन हॉब्स ने किया था। जॉन हॉब्स ने पेसमेकर का आविष्कार किया था। ठीक है, देखिए पेसमेकर क्या करता है कि हृदय के धड़कन को क्या करता है ये नियंत्रित करता है। ठीक है, कृत्रिम रूप से इसको लगाया जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि पेरिस्कोप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। पेरिस्कोप में किसका प्रयोग, देखिए पेरिस्कोप सबसे पहले देखिए होता क्या है। देखिए पेरिस्कोप जो है जैसे किसी भी अंदर से पानी के अंदर जो है ना से कोई बाहर की वस्तु, देखिए पानी है ये यहाँ, ठीक ना, यहाँ पर कोई आदमी बैठा हुआ है, ठीक ना, यहाँ बैठ के जो है ना अंदर से जो है ना बाहर की वस्तु को देखेगा। ठीक ना, तो इसके लिए क्या होता है कि इसमें 2 समतल दर्पण, एक इस कोना पर एक इस कोना पर जो है ना आपको 45 डिग्री के कोण पर लगा दिया जाता है। ठीक ना, समतल दर्पण। ठीक ना, और लगा दिया जाता है तो यहाँ देखिए यहाँ होगा, देखिए सबसे पहले ये प्रतिबिंब यहाँ बनेगा और इसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा तो आदमी देख लेगा इसको। ठीक ना, इसमें कौन सा दर्पण लगाया था, इसमें किसका प्रयोग किया था कि समतल दर्पण का, जिसे हम साधारण शीशा भी कहते हैं। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक ना, अगर पूछेगा कि पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो प्रकाश के परावर्तन, क्योंकि यहाँ देखिए परावर्तन ही हुआ है तो प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक ना, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक,
चलिए, ये आज का अंतिम प्रश्न था। जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेज वर्ल्ड पीडीएफ पर अपलोड कर दिया गया है और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तथा कमेंट बॉक्स में भी दे दिया गया है। चलिए, वीडियो में अंत तक बने रहने के धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।